हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी। मेरा नाम है अवनीश त्रिपाठी। तो कक्षा 12 राजनीति विज्ञान का जो हम दूसरी किताब देख रहे हैं, स्वतंत्र भारत में राजनीति, उसका पहला चैप्टर यानी कि राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां, यानी व्हाट आर द चैलेंजेस टू नेशन बिल्डिंग, इस चैप्टर की शुरुआत हम कर चुके हैं, जिसका एक परिचय वाला पार्ट, इंट्रोडक्शन वाला पार्ट हम ऑलरेडी देख चुके हैं। और आज इसी कड़ी में हम करेंगे इसका सबसे इंपॉर्टेंट और शुरुआती टॉपिक, और वो है राष्ट्र निर्माण की अवधारणा। इससे पहले कि राष्ट्र निर्माण की चुनौती को समझा जाए, यह जानना भी बेहतर है कि राष्ट्र निर्माण का मतलब क्या था, या उस समय राष्ट्र निर्माण का अर्थ क्या लेकर चला गया, या राष्ट्र निर्माण का मतलब होता क्या है। और चुनौतियों पर तो बातचीत होती रहेगी और होगी भी। इसका कुछ परिचय और इंट्रोडक्शन मैंने परिचय वाले पार्ट में दिया है। आज एक छोटा सा ब्रीफ डिस्कशन और देखेंगे और इसके माध्यम से इस टॉपिक को समझने का प्रयास करेंगे। पर इससे पहले कि ये टॉपिक मैं स्टार्ट करूं, एक और खास बात का ध्यान रखिएगा कि मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आप घर बैठे बिल्कुल निःशुल्क शिक्षा हिंदी माध्यम में पा सकते हैं। कक्षा 7 से 12 तक आप बिहार बोर्ड से पढ़ रहे हो, यूपी बोर्ड से पढ़ रहे हो, मध्य प्रदेश बोर्ड से पढ़ रहे हो, या सीबीएसई बोर्ड से पढ़ रहे हैं, एनसीईआरटी पैटर्न पर हिंदी माध्यम की सारी पढ़ाई यहां पर बिल्कुल निःशुल्क कराई जाती है। साथ साथ में जो एड ऑन आपको जरूरत टॉपिक्स होते हैं वो भी जरूर समझाए जाते हैं, और सारा का सारा डिटेल डिस्कशन आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जा रहा है। यानी यहां 1 या 2 चैप्टर पढ़ने के बाद आपसे कोई पेड सब्सक्रिप्शन नहीं मांगेगा, आपके लिए नहीं बोलेगा, या आपको किसी तरह की फीस की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसी बेहद खास इंफॉर्मेशन के साथ शुरू करते हैं ये इंपॉर्टेंट टॉपिक और समझते हैं कि राष्ट्र निर्माण की मतलब क्या है। अब देखिए, जिस चैप्टर को हम पढ़ रहे हैं वो चैप्टर है, जिस संदर्भ में वो चैप्टर पढ़ा जा रहा है ये भी समझ लेना जरूरी है। और वो संदर्भ ये है कि भाई हमें भारत को 1947 में आजादी मिली, और जब 1947 में आजादी मिली तो 1950 में संविधान लागू हुआ, और लगभग 51 से हमारी पूरी पहली सरकार, चुनी हुई सरकार काम करनी शुरू कर चुकी थी। लेकिन ये जो पूरा दौर था और ये जो पूरा समय था, ये बहुत सारे चुनौतियों से भरा पड़ा था। जिन चुनौतियों के बारे में मैंने आपको इंट्रोडक्शन या परिचय वाले में भी थोड़ा बताया था, जैसे कि हमको विभाजन की त्रासदी झेलनी पड़ रही थी, कश्मीर समस्याएं थी, भाषा का संघर्ष था, ये सारी समस्याएं चल रही थी। ऐसे में एक देश को बनाना और उठाना, ये राष्ट्र निर्माण का पूरा प्रक्रिया था। अब इसमें ऐसा नहीं था कि केवल आप आर्थिक तौर पर गरीबी को भगा दीजिए तो राष्ट्र निर्माण हो जाता है, या आप बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर दीजिए तो राष्ट्र निर्माण हो जाता है, या औद्योगिकरण कर दीजिए तो राष्ट्र निर्माण हो जाता है। राष्ट्र निर्माण का मतलब था राष्ट्र के भावना या राष्ट्र की आत्मा को जीवित रखना और एक नए सिद्धांत और वैल्यू सिस्टम से आगे बढ़ाना, जिसमें लोकतांत्रिक व्यवस्था की बात की गई, लोकतांत्रिक व्यवस्था की, जिसमें धर्मनिरपेक्षता की बात की गई, जिसमें समानता की बात की गई, जिसमें न्याय की बात की गई, और उसके साथ साथ आर्थिक विकास की तो बात थी ही। तो इसलिए जो राष्ट्र निर्माण की अवधारणा, मैंने इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में बताया था आपसे शुरू में ही कि राष्ट्रवाद का जो मतलब पहले अंग्रेजों की गुलामी से मुक्त होना था, वही राष्ट्रवाद का मतलब आजादी के बाद बदल गया। और उसका मतलब यह बनता गया कि कैसे सबको समानता दी जाए, कैसे सबको न्याय सुनिश्चित किया जाए, कैसे सबको जो पिछड़े हुए और दबे कुचले लोग हैं उनको मुख्य धारा में जोड़ा जाए। अब राष्ट्रवाद का मतलब धीरे धीरे वो बनता चला जा रहा था। यह राष्ट्रवाद की परिभाषा हर बार बदलती रहती है, यह समय के हिसाब से अपने परिभाषाएं बिगड़ती रहती है। जैसे आज के परिप्रेक्ष्य में आप देखिए तो राष्ट्रवाद का क्या अर्थ होता है। राष्ट्रवाद को कई बार धर्म से भी जोड़कर दिखाया जाता है कि जैसे एग्जांपल के लिए कि ये कि ये सनातन देश है तो सनातन धर्म के साथ जुड़ना राष्ट्रवाद है। कोई कहेगा देश की भक्ति जो होगी, देशभक्ति के लिए, देश के लिए मर मिटने की जो भावना है वो राष्ट्रवाद है। ये बड़ा सब्जेक्टिव मामला चलता रहता है। खैर, तो उस समय राष्ट्र निर्माण की अवधारणा से क्या मतलब है, इसको थोड़ा समझ लेते हैं। तो शाब्दिक व्युत्पत्ति की दृष्टि से राष्ट्र निर्माण पदबंध 2 शब्द से मिले हैं, राष्ट्र और निर्माण, ये 2 शब्दों से मिले हुए हैं। आप ध्यान रखिए, नेशन या राष्ट्र शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के नेटस नामक शब्द से हुई, जिसका अर्थ होता है जन्मा। तो जो जन्म ले, है ना, वो राष्ट्र या नेशन कहा जाता था। अब देखिए, वैसे तो भारत निश्चित तौर पर एक आदिकालीन संस्कृति और सभ्यताओं का देश है। इसका जन्म कब हुआ ये तो कहना ही संभव नहीं है, लेकिन राजनीतिक रूप से या एक लोकतांत्रिक परिप्रेक्ष्य में एक देश के रूप में, राज्य के रूप में इसका जन्म हम मानते हैं कि भाई आजादी के बाद 1947 में हुआ। तो इस नेशन का मतलब जन्मा होता है। इसका आशय है कि राष्ट्र शब्द समान जातीय उत्पत्ति की ओर भी संकेत करता है। तो एक समान जाति की जब उत्पत्ति होती है, यहां जाति से मतलब केवल कास्ट का मत लीजिएगा, एक भावना से ओतप्रोत होने वाले लोगों को लेकर चलिए कि जब उसकी उत्पत्ति होती है, जैसे हम भारत के लोग, हमारे जो संविधान में लिखा है ना कि हमने जब अपना संविधान का प्रस्तावना बनाया तो वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, ये जो हम भारत के लोग हैं ना, हम भारत के लोग,
इसका जो जन्म हुआ है ये आप कह सकते हैं कि 1950 से हुआ, जब हमारा संविधान लागू हुआ। उससे पहले हम भारत के लोग ऐसी भावना पूरे जो आज जो ज्योग्राफी ऑफ इंडिया के देखते हैं सब लोग मिलकर नहीं बोलते थे। अलग अलग रियासतें थी, अलग अलग राजा थे, अलग अलग उनके सिद्धांत थे, अलग अलग उनकी आकांक्षाएं थी। लेकिन हम भारत के लोग जो जन्म हुआ ये 1950 के आसपास ही आप कह सकते हैं, और इसीलिए अब उस राष्ट्र जिसका जन्म हुआ था उसका निर्माण करना आवश्यक था। राष्ट्र से जुड़ा एक शब्द है राष्ट्रीयता या नेशनैलिटी। राष्ट्रीयता एक मनोभाव है, ध्यान रखिए, दिस इज अ साइकोलॉजिकल फीलिंग जो राजनीतिक एकता पर आधारित होता है। क्या? पॉलिटिकल यूनिटी। पॉलिटिकल यूनिटी। अच्छा, पॉलिटिकल यूनिटी का मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि मान लीजिए भारत का नक्शा है तो हम राजनीतिक, हमारा जो पॉलिटिकल बाउंड्री है वहां हम सब एक साथ रह रहे हैं। ये जो यूनिटी है ना, ये यूनिटी हमको राष्ट्रीयता से जोड़ती है कि चाहे केरल में हो, चाहे आंध्रा में हो, चाहे जम्मू कश्मीर में हो, चाहे गुजरात में हो, चाहे बिहार में, असम में हो, कहीं भी हो, हम एक राजनीतिक एकता से जुड़े हुए हैं। हमारा एक झंडा है, एक संविधान है, इससे हमारे अंदर राष्ट्रीयता की भावना आती है। और एक राष्ट्रीय समूह के व्यक्ति एक विशिष्ट संगठित इकाई बन जाते हैं। तो ये समूह के व्यक्ति क्या बन जाते हैं? जैसे मान लीजिए केरल के संगठित हुए, आंध्र के संगठित हुए, मध्य प्रदेश के संगठित हुए, और सब मिलकर एक इकाई बन गए। क्या? भारतीय बन गए। तो ये राष्ट्रीयता यहां से बनती है और इससे फिर नेशन का जन्म होता है। क्या इससे पहले ये था? क्या 1947 के पहले ये था? नहीं था ना भाई। ये निजाम हैदराबाद का अलग, ये कश्मीर अलग, ये जूनागढ़ रियासत अलग, कोई रियासत अलग, कोई ब्रिटिश इंडिया का निवासी। तो क्या सब मिलकर ये कह रहे थे कि हम भारतीय हैं? क्या उस समय ये भावना थी? सबकी अलग अलग परेशानियां थी, लेकिन कहीं ना कहीं भारतीयता और राष्ट्रीयता का भाव धीरे धीरे जन्म बना और फिर ये पॉलिटिकल यूनिटी से ही हो पाता है। राष्ट्रीयता में जब राजनीतिक एकता और संप्रभुता का भाव मिल जाता है तो एक राज्य या राष्ट्रीय राज्य का जन्म होता है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखिए, दो शब्द हैं, एक है राष्ट्र और एक है राज्य, जिसको आप स्टेट कहते हैं। ये जो राज्य शब्द है ना, ये प्योर रूप से राजनीतिक शब्द है। मतलब किसी को, किसी भी, जब आप जैसे राष्ट्र है वो एक मनोभाव भी है कि भाई यहां हम सब लोग हैं और हम एक राष्ट्र हैं। ठीक, अब हमने सोच लिया कि हम राष्ट्र हैं, पर क्या सभी आपको मान रहे हैं? क्या सभी रिकॉग्नाइज कर रहे हैं? लेकिन जब जितने लोग मिलकर ये सोच रहे हैं कि हम एक राष्ट्र हैं, उनको जब राजनीतिक एकता मिल जाती है, मतलब एक बाउंड्री मिल जाती है कि ठीक है, जो जो सोच रहा है वो एक एरिया के अंदर रहेगा, और उसको जब संप्रभुता मिल जाती है। संप्रभुता का मतलब क्या होता है? संप्रभुता का मतलब होता है सोवरेनिटी, यानी आप अपने आंतरिक और बाहरी निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हैं। समझिए बात को, जरा ध्यान से समझिएगा इस चीज को, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भारत का नक्शा पहले भी था ना? तो लेकिन क्या सभी लोग एक भाव से जी रहे थे? ये हैदराबाद का निजाम था, ये जूनागढ़ का था, ठीक। अच्छा, अगर कुछ लोग ये मान भी रहे थे, या मान लीजिए सब लोग ये मान रहे थे कि हम लोग एक जगह पे रहते हैं और हमारा एक राष्ट्र है, तो क्या हमको संप्रभुता मिली हुई थी? नहीं मिली हुई थी। हमारे निर्णय और हमारे भाग्य का निर्धारण कौन कर रहा था? हमारे भाग्य का निर्धारण अंग्रेज कर रहे थे। इसीलिए जब आजाद हुए हम और हमने राष्ट्रगान बनाया तो बोला भारत भाग्य विधाता। पहले हम भाग्य विधाता नहीं थे, पहले हमारे भाग्य का निर्धारण कोई और करता था, इसलिए हमें संप्रभुता नहीं मिली थी। तो जब एक राजनीतिक एकता मिलती है, मतलब जब राष्ट्रीयता होती है और उसमें एक राजनीतिक एकता, यानी एक राजनीतिक बाउंड्री में पॉलिटिकल बाउंड्री मिलती है, और राजनीतिक एकता के साथ जब हमें संप्रभुता भी मिल जाए, अपने निर्णय लेने का अधिकार स्वयं मिल जाए, तब एक राज्य या स्टेट का जन्म होता है। ठीक, निर्माण का अर्थ होता है बनाना या निर्मित करना। तो एक तो हमें क्या हुआ? हमें आजादी मिली, राजनीतिक एकता हमने हासिल की, हमको संप्रभुता भी मिल गई कि अब हम अपना संविधान खुद बनाएंगे, नियम खुद बनाएंगे, और अब हमें उसका निर्माण करना था, हमें उसको आगे बढ़ाना था। तो राष्ट्र निर्माण के संदर्भ में इसका आशय होता है एक स्वतंत्र, संगठित और न्यायपूर्ण व्यवस्था की रचना। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक, तो क्या करना? एक जस्ट, ऑर्गेनाइज्ड और इंडिपेंडेंट जो पूरी व्यवस्था या सिस्टम है, इसको क्रिएट करना ही राष्ट्र निर्माण है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान रखना। तो राष्ट्र निर्माण का मतलब होता है एक स्वतंत्र, संगठित और न्यायपूर्ण व्यवस्था की रचना करना। और हमारे नेताओं को, भाग्य विधाताओं को बहुत अच्छी तरह से मैंने इंट्रोडक्शन में बताया कि दो बातें बहुत क्लियर थी, कि इस राष्ट्र के निर्माण में दो बातें क्लियर थी। क्या? राष्ट्र निर्माण के जो प्रोसेस था उसमें दो बातों पर सभी सहमत थे। बताइए जल्दी, मैंने इंट्रोडक्शन में बताया था किस बात पे सहमत थे? एक, लोकतंत्र की स्थापना, और दूसरा कल्याणकारी राज्य, कल्याणकारी राज्य, जिसको आप कहते हैं वेलफेयर स्टेट। यानी एक तो हम डेमोक्रेसी की स्थापना करेंगे, इस बात पर सभी क्लियर थे। दूसरा वेलफेयर स्टेट, यानी जो सबकी चिंता करे,
जो ये ना बोले, जिसमें समाजवादी पुट हो, ये ना बोले कि जो जी सकता है जिए, नहीं तो नहीं जिए, सरकार की जिम्मेदारी नहीं। एक तो वेलफेयर स्टेट होगा और दूसरा लोकतंत्र होगा। ये दो चीज हम जरूर बनाएंगे और इसी से हम क्या कर सकते हैं, तभी हम स्वतंत्र, यानी स्वतंत्र, लोकतंत्र जहां रहेगा वहीं स्वतंत्रता रहेगी, तभी हम स्वतंत्र, ठीक है, संगठित और न्यायपूर्ण व्यवस्था बना सकते हैं, न्यायपूर्ण व्यवस्था बना सकते हैं। और यहीं से क्या हो जाएगा, राष्ट्र निर्माण। आ गई बात समझ में आपको, ये ध्यान रखिए। सो फ्री, ऑर्गेनाइज्ड या यूनाइटेड भी कह सकते हैं, एंड जस्ट, जस्ट यानी जस्टिस, ये सिस्टम हम बनाने का प्रयास करेंगे। ये राष्ट्र निर्माण से संबंधित होगा। इस रूप में राष्ट्र निर्माण जनमानस द्वारा राष्ट्र चयन बन जाता है। राष्ट्र चयन क्यों बन जाता है? क्योंकि हम ये चूज करेंगे कि हम कैसा राष्ट्र बनाना चाहते हैं। क्या हम वहां पर कोई राजतंत्र लाना चाहते हैं? क्या हम वहां पर कोई ऐसा राष्ट्र बनाना चाहते हैं जिसमें जस्टिस ना हो, जिसमें न्यायपालिका स्वतंत्र ना हो? तो ये हमारे ऊपर है कि हम कैसा सरकार बना, कैसा देश चयन करना चाहते हैं, कैसा राष्ट्र का निर्माण करना चाहते हैं। इस संदर्भ में हम कह सकते हैं कि राष्ट्र निर्माण एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से एक राष्ट्र के सदस्य ये तो प्रक्रिया ध्यान रखिएगा, सुसंगठित, एकीकृत, सुसज्जित बन जाते हैं और प्राकारांतर से राजनीतिक व्यवस्था को स्वायत्त और वैध, स्वायत्त यानी जिस पर, जो एक तरह से फ्री हो, ऑटोनोमस, जिस पर किसी दूसरे का अधिकार ना हो, ठीक, मतलब कि ऐसा ना हो कि उसको कोई और रेगुलेट करे, उसके पास अपनी शक्तियां हो और वो लीगल बनता है। तो हम क्या बनाते हैं, अपने आप को एक प्रक्रिया के माध्यम से एकीकृत करते हैं, यूनाइटेड करते हैं, अपने आप को सजाते हैं, संवारते हैं और एक ऐसा पॉलिटिकल सिस्टम बनाते हैं जो क्या हो, जिसके पास अपनी शक्ति हो और जो लीगल हो। अब यहां दो बातों का ध्यान देना पड़ेगा राष्ट्र निर्माण में। क्या? पहला, राष्ट्र एक पशु या सावयव नहीं है, अतएव इसका विकास हमेशा एक ही तरह हो ऐसा आवश्यक नहीं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहां पर बात हो रही है किस चीज की? प्रोग्रेसिव की। ठीक, हमारे संविधान को क्या कहा जाता है? हमारे संविधान को लचीला संविधान कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। लचीला, लोचदार। क्यों? क्योंकि ये देखिए, राष्ट्र एक पशु नहीं है, बिल्कुल ठीक बात है। अब आपने एक चीज समझिए, आपने चाहे 100 साल पहले भी गाय को देखा हो, आज भी गाय को देखा हो, उनके रहन सहन, खाने पीने में कोई चेंज नहीं है, वही भूसा खा के जी रही है। लेकिन क्या इंसान वैसा ही है? नहीं, इंसान नए तकनीक ला रहा है, इंसान नई व्यवस्थाएं बना रहा है। इसी तरह राष्ट्र जो है वो एक पशु समान नहीं है, वो एक प्रोग्रेसिव होना चाहिए कि नए नए तरीके के विकास करे। एक ही तरह से विकास हो ऐसा जरूरी नहीं है। जैसे मान लीजिए 1990 तक हमने क्या किया, हमने एक बंद अर्थव्यवस्था की तरफ अपना विकास किया। हम निजीकरण को ज्यादा बढ़ावा हमने नहीं दिया, हमने बाहरी अर्थव्यवस्थाओं से जो व्यापार है वो सीमा के अंदर किया, सीमित आकार में किया। लेकिन 1991 में हमें जरूरत पड़ी कि हम ओपन डोर पॉलिसी में आए। तो हमने क्या किया? हमने एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन किया, यानी निजीकरण किया। हमने जो है निजीकरण के साथ साथ वैश्वीकरण पर गए। तो ये हमने क्या किया? हमने अपने विकास के मॉडल को बदला। तो जब एक राष्ट्र का निर्माण होता है तो ये जरूरी नहीं होता कि वो एक ही तरह से निर्माण हो। समय समय पर उसकी धारा बदलती रहती है, उसके तरीके बदलते रहते हैं और तुरंत भी बदल सकते हैं। देखिए ना, जैसे हमने संविधान 1950 में लागू किया और 2-3 साल के अंदर ही धकाधक कई सारे हमने क्या कर दिए, उसमें संशोधन कर दिए। तो ये जो कई सारे संशोधन हमने कर दिए हैं, ये क्या दर्शाता है कि भाई समय समय से हमें विकास के तरीके बदलने पड़ेंगे। विभिन्न समाजों में इसके भिन्न भिन्न चरण और आयाम हो सकते हैं। तो अलग अलग जो समाज है उसके कई चरण हो सकते हैं, कई तरीके हो सकते हैं। सो ये जरूरी नहीं कि जम्मू कश्मीर का मॉडल जो है वो केरल के मॉडल में अपनाया जाए, ये जरूरी नहीं कि गुजरात मॉडल जो है वो अरुणाचल प्रदेश का मॉडल है। अलग अलग जगह पर विकास के अलग अलग तरीके हो सकते हैं, अलग अलग उसका पैमाना हो सकता है। उसके जो भाई वहां का मौसम अलग होगा तो वहां की अर्थव्यवस्था अलग हो गई, तो वहां का अर्थव्यवस्था को निर्माण करने के तरीके अलग होंगे। तो राष्ट्र निर्माण में एक बात ध्यान रखिए कि इसमें एक रूपता हो, हर जगह एक ही मॉडल को अपनाया जाए या एक ही तरह विकास होता रहे, यह कतई जरूरी नहीं है, पहली बात। दूसरा, राष्ट्र निर्माण का जो मॉडल विकसित देशों के संदर्भ में अपनाया जाता है वह मापदंड तीसरी दुनिया के विकासशील देशों के संदर्भ में नहीं अपनाया जाना चाहिए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे मान लीजिए अमेरिका को ले लीजिए, वो कहेगा भाई सीधे सीधे पूंजीवाद को अपनाओ, ठीक,
अब जब देश आजाद हुआ था, अगर हम तुरंत पूंजीवाद, कट्टर पूंजीवाद अपना लेते तो क्या हमारा विकास संभव था? भाई पूंजीवाद क्या कहता है? ये तो सीधे कहता है सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, मतलब जो कमा सकता है वो खाएगा। सरकार नहीं बताएगी कि कितने कीमत पर क्या उत्पादन होगा, किसको मिलेगा नहीं मिलेगा, आप अपना मेहनत करिए, कमाइए, खाइए, एक तरह से कहता है। अब जो देश आजाद हुआ है जिसमें भयंकर गरीबी है, जहां संसाधन नहीं है, जहां साक्षरता नहीं है, अगर सरकार पूंजीवाद की तरफ जाकर सब प्राइवेट कर देती तो क्या उस समय सबका कल्याण हो सकता था? क्या कल्याणकारी राज्य की स्थापना हो सकती थी? नहीं हो सकती थी। ठीक, इसीलिए हमने इस चीज को नहीं अपनाया। अच्छा, एक और महाशक्ति थी, कौन? सोवियत संघ। वो क्या कहती थी? साम्यवाद। ठीक, कम्युनिज्म या सोशलिज्म, कम्युनिज्म। तो क्या अब क्या यहां क्या होता था? बिल्कुल भी प्राइवेट प्लेयर्स नहीं आएंगे, हम किसी को एकदम निजी संपत्ति नहीं देंगे। तो क्या भारत अगर ऐसा करता तो भी चल पाता? नहीं। तो हमने क्या किया? हमने मिश्रित अर्थव्यवस्था, मिक्स्ड इकोनॉमी अपनाई। हम ना साम्यवाद की तरफ गए ना पूंजीवाद की तरफ, हमने मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनाई। हमने दोनों का थोड़ा थोड़ा सहारा लिया। तो जो मॉडल विकसित देशों में काम कर रहा है, ये जरूरी नहीं है कि विकास करने के लिए हम वही मॉडल अपनाएं। और यही भारत ने तय किया, यही भारत ने राष्ट्र निर्माण के लिए तय किया कि हम, भारत ने क्या किया? भारत उस समय, देखिए जब भारत को आजादी मिली, मैं कई बार बता चुका हूं, उस समय पूरी दुनिया में शीत युद्ध चल रहा था ना, अमेरिका और सोवियत संघ में। अरे भाई बोलिए ना, चल रहा था कि नहीं? चल रहा था ना। तो एक पूंजीवाद वाला बात था, एक साम्यवाद वाला बात था। भारत ने कहा कि हम कहीं नहीं जाएंगे, हम गुट निरपेक्षता में आएंगे। अब ये जो गुट निरपेक्षता थी, ये वही बताती थी कि भाई हम नए नए आजाद हुए हैं, हम आपके मॉडल के पीछे पीछे नहीं चलेंगे, हमें जहां जो ऐसी जरूरत पड़ेगी हम वैसा मॉडल लेकर आगे बढ़ेंगे। तो जो राष्ट्र निर्माण है उसकी प्रक्रिया के बारे में मैंने आपको बता दिया। और ये दो बातें ध्यान रखिए। पहला ये कि ये जरूरी नहीं है कि जैसे एक पशु है उस तरह से तो राष्ट्र है नहीं कि एक ही तरह से विकास हो। अलग अलग आयाम और अलग अलग तरीके से हो सकता है, पहली बात। अलग अलग चरण में हो सकता है, पहली बात। दूसरा, ये भी नहीं कि जो मॉडल विकसित देशों में है वही वहां लागू हो। दूसरे शब्दों में, विकासशील राष्ट्रों में राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया का आकलन विशिष्ट संदर्भ में ही किया जाना चाहिए। बिल्कुल ठीक बात है भाई। हमारे यहाँ कहीं गरीबी है, कहीं आदिवासियों की समस्या है, कहीं संसाधनों की समस्या है, तो हम उसी का आकलन करके अपने विकास की प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे। हम ऐसा नहीं कर सकते कि राष्ट्र निर्माण में कहीं से कॉपी करें। हाँ, जो जरूरत जहां से होगी हम उस चीज को अपनाएंगे। हमने संविधान बनाया तो दुनिया के हर देशों से उसमें लिया, आयरलैंड से लिया, ऑस्ट्रेलिया से लिया, दक्षिण अफ्रीका से लिया, ब्रिटेन से लिया, अमेरिका से लिया, सब कुछ लिया। पार्लियामेंट्री सिस्टम ब्रिटेन से लिया, न्यायपालिका का सिस्टम हमने यूएसए का लिया, संवैधानिक संशोधन हमने दक्षिण अफ्रीका से लिया। तो इस तरह की बहुत सारी चीजें जो हमने अलग अलग जगह से, डीपीएसपी हमने आयरलैंड से कॉपी किया। तो लेकिन इसका मतलब नहीं कि हम किसी एक का मॉडल ही अपने राष्ट्र निर्माण में लगा देंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं जिसका हमें ध्यान रखना है। तो राष्ट्र निर्माण की कुल मिला के जो अवधारणा है वो यहां से आती है। ध्यान रखिएगा, इस एक दो लाइनों को जरूर आप ध्यान रखिएगा कि राष्ट्र निर्माण के संदर्भ में आशय है कि एक स्वतंत्र, संगठित और न्यायपूर्ण व्यवस्था की रचना, और दूसरा एक ऐसी प्रक्रिया जिसके माध्यम से एक राष्ट्र के सदस्य संगठित हो जाते हैं, एकीकृत हो जाते हैं, सुसज्जित हो जाते हैं और धीरे धीरे फिर एक ऐसी राजनीतिक व्यवस्था बनाते हैं जो स्वायत्त हो और वैध यानी लीगल हो। ये राष्ट्र निर्माण, और भारत के संदर्भ से जोड़ के चलना है कि भारत जब आजाद हुआ तो फिर कैसे हुआ, इसको लेकर चल रहा था। अब हमारा चैप्टर मुख्य रूप से है क्या कि राष्ट्र निर्माण में जो चुनौतियां आई उस पर फोकस करने के लिए, जिस पर अब आगे हम करेंगे। पर राष्ट्र निर्माण पर छोटी मोटी बातचीत में आपसे जरूर शेयर करना चाहता था जो मैंने सेशन में किया है। आई होप कि आपको ये थोड़ा सा समझ में आया होगा। और अगर इसमें कोई डाउट कंफ्यूजन हो तो एक तो परिचय वाला आप जरूर देख लीजिएगा, और आगे आप चैप्टर जैसे जैसे टॉपिक्स देखेंगे आपको चीजें क्लियर होती जाएंगी। ठीक है, आ गई बात समझ में? तो रिवाइज करते रहिए, कमेंट बॉक्स में फीडबैक बताइए। हाँ, एक बात का ध्यान रखिए कि मैग्नेट ब्रेन्स जो आपको बिल्कुल क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड कर रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट, इसके कई सारे प्लेटफॉर्म हैं। आप हमारी वेबसाइट्स पे भी पढ़ सकते हैं, हमारी एप्लीकेशन से भी पढ़ सकते हैं और हमारे यूट्यूब पर भी पढ़ सकते हैं, जहां पर आपको ये सारे के सारे कोर्सेज, चाहे इंग्लिश मीडियम हो, हिंदी मीडियम हो, IIT-JEE हो, कंपटीशन हो, सब कुछ आपको निःशुल्क प्रोवाइड किया जा रहा है। जहां आपको कोई कूपन कोड नहीं चाहिए, कोई किसी तरह के का आपको डिस्काउंट ऑफर की जरूरत नहीं पड़ेगी। और हमारे ई बुक्स भी हैं, ई बुक्स के माध्यम से भी आप तरह तरह के जो हमारे कोर्सेज हैं उसको इजीली कस्टमाइज करके पढ़ सकते हैं। ठीक है, हमारे ट्विटर, टेलीग्राम और सोशल मीडिया हैंडल फेसबुक से जरूर आप जुड़े रहिए ताकि आप इजीली क्या कर सकते हैं, जो नए अपडेट्स हैं उसको पा सकते हैं। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए ताकि हम और ज्यादा से ज्यादा वीडियोस आप तक लेकर आते रहें। तो मिलते हैं स्टूडेंट्स अगले वीडियो में एक नए कंसेप्ट के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए। टेक केयर, बाय बाय।